इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ईमेल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल के साथ साथ इन ईमेल्स पे काम करने के लिए टिप्स क्या होती हैं और अपने ईमेल की मार्केटिंग को या ईमेल की कैंपेन को सक्सेस तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा इन्हीं पॉइंट पे बेस करते हुए वर्क करेगा, फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग एंड टिप्स फॉर सक्सेसफुल ईमेल कैंपेन। इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें स्टडी करेंगे जिसमें हम स्टार्ट टू एंड डिटेल में स्टडी करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है एंड देन ईमेल मार्केटिंग करने के बाद लास्ट स्टेप तक हमने क्या क्या चीज़ें फॉलो करते रहनी है। इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग होती क्या है। दैट मीन्स एज आई सेड बिफोर, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने से लेकर ईमेल मार्केटिंग एंड स्टेप तक जितने भी हमारे पास चीज़ें या जितने भी रूल्स हमारे पास फॉलो करे जाते हैं, हम वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट ही इसी चीज़ से हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग। यानी ईमेल मार्केटिंग क्या है, कैसे काम होता है, ईमेल मार्केटिंग क्यों करते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। अब ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत हमें क्यों होती है, हम क्यों ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके और भी तो होते हैं मार्केटिंग करने के, लेकिन सिर्फ ईमेल मार्केटिंग ही क्यों करते हैं। हमें ये सारे सवालात का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा और स्लाइड्स में हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोइंग योर ईमेल, कि वो क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसकी मदद से हम ईमेल को ग्रो कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं और अपनी ईमेल को प्रोफिशिएंट तरीके से वर्क करवा सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन। एक सब्जेक्ट लाइन किस तरह की होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट लाइन किस तरह से अट्रैक्ट करती है, एक सब्जेक्ट लाइन यूजर्स को कैसे फोर्स करती है कि वो कंप्लीट ईमेल की तरफ डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास टिप्स फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट, कि जब यूज़र सब्जेक्ट लाइन वगैरह पढ़ने के बाद आपका कंटेंट या ईमेल को ओपन करता है तो उसके सामने जो कंटेंट आता है, जो ईमेल नज़र आती है, वो किस तरह की नज़र आनी चाहिए, किस लेवल की नज़र आनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होनी चाहिए कि जो उसको कन्वर्जन की तरफ माइल कर दे। इसके बाद फिर हमारे पास टिप्स फॉर क्रिएटिंग, कुछ टिप्स आएंगे हमारे पास के पहले रूल्स स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर टिप्स देखेंगे कि अगर ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तब आप एफिशिएंट तरीके से मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड देन हमारे पास डिज़ाइनिंग फ्रेंडली ईमेल, एक ईमेल डिज़ाइन करना देखेंगे कि एक ईमेल किस तरह से डिज़ाइन करी जाती है। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ईमेल डिज़ाइन करना प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी सेपरेट वीडियोस में भी है, और इस फंडामेंटल्स के सीक्वेंस के अंदर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसके साथ साथ फिर आपको एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर कैंपेन, कि जब आपने एक सब्जेक्ट लाइन लिख ली, आपने कंटेंट लिख लिया, एंगेजिंग कंटेंट आपके पास आ गया, ईमेल डिज़ाइन हो गई। अब आपने जब ईमेल मार्केटिंग डिफरेंट टूल्स की मदद से कर ली, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग किस तरह की चल रही है, प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तब क्या करना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आपको तब क्या करना चाहिए, ये सारे चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक, कि जो अक्सर गलतियां हमारे पास होती हैं, क्या गलतियां होती हैं, आइदर वो ईमेल लिखने में गलती होती है, सब्जेक्ट लिखने में गलती होती है, स्ट्रैटेजी बनाने में गलतियां होती हैं, आइदर हमारे पास प्रमोट करने में गलतियां होती हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी जो नॉर्मली स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं गलतियां, हम उसको देखेंगे और पॉइंट आउट करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कशन और क्वेश्चन आंसरिंग का पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कस्टमर को क्वेश्चन आंसरिंग के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर उसका कोई भी सवाल है, वो किस तरह से आपको एंगेज करें, उसको किस तरह से आपने सवाल जवाब पे वर्किंग करवानी है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे, और इसी तरह से इनके रूल्स हम स्टडी करेंगे। रूल्स के साथ साथ इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश किस तरह करी जाती है, और एट द एंड सक्सेस की तरफ किस तरह से अपना पाथ रेडी करा जाता है। इस स्लाइड्स के अंदर या इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है, जिसे हम इन सब पॉइंट्स को मिलाकर कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ऑल्दो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट को देखते हुए इन्वॉल्व करी जा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट करी जा सकती हैं, यानी दो तीन पॉइंट्स को मिलाकर एक पॉइंट बना दिया।
जस्ट लाइक क्रिएटिंग एंड एंगेजिंग कंटेंट एंड टिप्स फॉर एंगेजिंग कंटेंट, इन दोनों को एक ही कर लें। एंड देन फिर डिज़ाइन, कंटेंट डिज़ाइन करने वाले को क्या कहते हैं। आप ये मिला के एक दो पॉइंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए। अगर मार्केट के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो गई हैं, कुछ नए टूल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तब ये पॉइंट्स फंडामेंटल्स में एड ऑन हो जाएंगे। अदरवाइज ये कुछ पॉइंट निगलेक्ट भी हो सकते हैं। इट कैन बी फ्लक्चुएट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं है। इट कैन वेरी, depends on the condition, depends on the situation, depends on the company, depends on the customer nature, depends on the customer behavior. It can be vary. So होप सो, लेकिन एक बेसिक जो पैटर्न हमारे पास होता है, बेसिक टू एडवांस किस तरह से सक्सेस की तरफ लेके जाया जाता है, हम उसको नॉर्मली तो हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है फंडामेंटल्स का, वो आता है इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग। सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ईमेल है क्या, ईमेल पे किस तरह से काम करा जा सकता है, और क्यों हम ईमेल यूज़ करते हैं, उसका आउटपुट क्या आता है, आखिर क्या वजह है। ये सारे सवालात आपको डेफिनेशन के थ्रू मिलते हैं। डेफिनेशन हमें कहती है, ईमेल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ईमेल्स टू अ टारगेटेड list of recipient with the goal of promoting product, with the goal of promoting services, with the promoting content and building relationship with the customer and subscribers। ये आपसे ये कह रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, ईमेल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ईमेल मार्केटिंग हमारे पास एक ब्रांच निकली है, किससे निकली है, डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है, लोगों को ईमेल सेंड करने के लिए। अब वो कौन से लोग हैं, टारगेटेड लोग हैं, टारगेटेड लिस्ट ऑफ रेसिपेंट के जो टारगेटेड लोग आप सिलेक्ट करोगे, उनको ईमेल भेजने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। और आपका गोल क्या होगा, भेज क्यों रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अपना कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, अपनी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, या सब्सक्राइबर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। इन तमाम वजह की वजह से हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। तो इस डेफिनेशन में आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं कि ईमेल मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग की एक कैटेगरी है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम ईमेल मार्केटिंग ही इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें लोगों को ईमेल करी जाती है, और लोग वो होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, हर किसी को नहीं, जो टारगेटेड लोग होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उन पे ईमेल मार्केटिंग करी जाती है। और हमारा गोल क्या होता है, गोल ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट हो जाए, हमारी सर्विस प्रमोट हो जाए, हमारा ब्रांड ग्रो करे, लोग हमारे पास आए, ब्रांड अवेयरनेस डेवलप हो, हमसे एंगेज हो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारा ये गोल होता है। तो ये डेफिनेशन हमें इस चीज़ को रिलाई करती है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हमें ईमेल मार्केटिंग भी करना लाजमी है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाने के साथ किस तरह से लोगों को टारगेट करेंगे, लोगों को टारगेट करने के बाद आपने क्या काम करना है, और आपने ईमेल मार्केटिंग करनी क्यों है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, हमने कंटेंट को प्रमोट करना है, और अपने ब्रांड की अवेयरनेस डेवलप करनी है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो आपको यहाँ डेफिनेशन में बहुत सारे बातों का आंसर मिलता है कि हम ईमेल मार्केटिंग क्यों यूज करते हैं, और किन लोगों पे यूज करते हैं, और हमारा गोल क्या होता है ईमेल मार्केटिंग करने का। ये सारे आंसर्स इस डेफिनेशन के अंदर क्लियरली आपको मेंशन है। इसके साथ साथ हमारे पास डेफिनेशन के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि ईमेल मार्केटिंग करने का मेन रीजन डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कि कस्टमर से हम 1-on-1 कन्वर्सेशन करते हैं, कि आपने ईमेल भेजी और कस्टमर ने ईमेल पढ़ ली। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि हम फेसबुक के पास गए, ऐड चलाया, कस्टमर ने पहले ऐड देखा, ऐड देखने के बाद इंगेज हुआ, फिर फर्दर उसमें क्यूरी आपकी प्रमोट हुई। वहाँ ये होगा, सिंपल डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट होगी, 2-वे कन्वर्सेशन हमारी चलेगी। कस्टमर ने वो चीज़ देखी, कस्टमर ने डायरेक्टली उस ईमेल को ओपन करा और उस पर रिस्पॉन्स आपको रिप्लाई बैक कर लिया। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दैट इज कॉल्ड लाइक इनबॉक्सिंग। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेजेस करते हैं तो डायरेक्ट वही बंदा मैसेजेस पढ़ रहा होता है, इसके अलावा और कोई भी बंदा वो मैसेजेस नहीं पढ़ रहा होता। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप भेजते हैं, यहाँ ब्रॉडकास्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंगल इनबॉक्स की बात हो रही है, 1-on-1 कन्वर्सेशन। जैसे मैंने आपको एक मैसेज करा आपके इनबॉक्स में, तो वो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो दैट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट किसे कह सकते हैं, इनडायरेक्ट ये हो सकती है, स्टेटस लगा दिया मैंने,
तो बहुत से लोग देख रहे हैं, अब जिसकी मर्जी उस पर रिप्लाई बैक कर ले, या जिसकी मर्जी मैं जिसको मुखातिब करते हुए पे स्टेटस लगा दूं, तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। इसी तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे पास डायरेक्टली ईमेल के थ्रू ही होती है कि एक पर्सन ईमेल मार्केटिंग होगी और पर्टिकुलर पर्सन के इनबॉक्स के अंदर वो ईमेल आएगी, वो ईमेल ओपन करेगा, उस ईमेल का वहीं से आंसर देगा और आपकी कन्वर्जेशन एक इनबॉक्स की फॉर्म में, चैट की फॉर्म में वो एक लेंथी होती चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बेस ही ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे करती है। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग का दूसरा हमें फायदा ये होता है और इसको यूज करने के लिए हमें रुझान इस तरफ होता है, उसका मेन रीजन यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कि एक सस्ते में आपकी ईमेल मार्केटिंग हो जाती है और अच्छा रिस्पांस देके जाती है। आगे चल के हम स्टेटिस्टिक्स को भी स्टडी करेंगे कि एक ईमेल करने के लिए हम किन स्टेट्स का ख्याल रखते हैं और कितने हमारे पास ईमेल यूजर्स हैं, कितनी उन पर मार्केटिंग करी जाए, ये सारे पॉइंट्स हैं। सो हम बात कर रहे थे कॉस्ट इफेक्टिव की। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होती है कि जैसे हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, लेट्स सपोज 5000 का, उसमें हमें ऑडियंस मिलती है तकरीबन 20,000 या 40,000 के अराउंड। 20,000 से लेकर 40,000 के अराउंड हमें ऑडियंस मिलती है, हमें 5,000 का हम ऐड चलाते हैं। अब यही 5,000 का हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग का ऐड अगर हम रन करते हैं तो यही हमारे पास 5,000 में 50,000 प्लस कस्टमर की इंगेजमेंट देके जाता है। दैट मीन्स इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट फ्रेंडली ईमेल मार्केटिंग। इसीलिए लोग ज़्यादातर ईमेल मार्केटिंग को तवज्जो देते हैं टारगेटेड कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए। लेकिन ये हर ब्रांड के लिए नहीं होता। जो टारगेटेड वर्ग होता है, जो जिसकी सेगमेंटेशन ईमेल मार्केटिंग पे आती है, वही इसको यूज करते हैं। सेगमेंटेशन हमारे पास होती है कि पब्लिक को एज ग्रुप, एरिया ग्रुप, बिजनेस क्लास में, हाई क्लास, लो क्लास, अपर क्लास में डिवाइड करने को सेगमेंटेशन कहते हैं। सो हमारे पास जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाई करती है वो इन्हीं पॉइंट्स पे लाई करती है कि जो आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जो बाकी प्लेटफॉर्म पे आप टारगेट करोगे उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल जाता है। सेम एज इट इज़, जैसा मैंने अभी प्रीवियस बताया, रिलेशन बिल्डिंग किस चीज़ को टारगेट करती है। जैसे फेसबुक के हम ऐड चलाते हैं, फेसबुक पे हज़ारों लोग आपका ऐड देख रहे हैं, हज़ारों लोगों में से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी से भी नहीं कर रहे, आप एक जर्नल ऐड चलाते हो कि 20,000 लोगों तक पहुंच जाए। अब 20,000 लोगों को आप जानते थोड़ी हैं, 20,000 लोगों में से किसका जवाब आए आप ये भी नहीं जानते, 20,000 लोगों में कब किसके पास वो चीज़ पहुंचे आप ये भी नहीं जानते, कोई रिप्लाई बैक कर ले ये भी नहीं जानते। एक जर्नल कम्युनिकेशन होती है, यानी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। लेकिन हमारे पास जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है ईमेल के जरिए, अब कस्टमर के साथ हम इजीली रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। कस्टमर के इनबॉक्स में हम जो भी बात करेंगे वो उससे रिलेशन बिल्ड करेगी। हमारा रिलेशन हम उनसे जैसे भी टारगेट करें, जिस तरह भी हम टारगेट करते हैं, जिस तरह भी हम उनको इंगेज करते हैं, जिस तरह भी हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स दैट इज आवर कस्टमर सपोर्ट साइड, जो कि हमारा क्या बिल्ड करती है, हमारा रिलेशन बिल्ड करती है कस्टमर के साथ। कस्टमर का रिलेशन ईमेल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो सकता है बजाय इसके दूसरे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करने से। वहाँ जनरल एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन ईमेल में हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने की वजह से कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कस्टमर हमारा 101 टारगेट होता है। जब 101 टारगेट होता है तो हम उनको इनबॉक्स में कन्विंस करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब अगर यही चीज़ फेसबुक पे होती, लोग कमेंट करते, अब वो कमेंट पे आपने अगर चले एक कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, हर कस्टमर की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किसी कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट दे दें, किसी कस्टमर को कम डिस्काउंट दे दें। वहाँ आपने किसी कस्टमर को कमेंट्स में डिस्काउंट दे दिया तो बाकी पब्लिक भी उस कमेंट से इफेक्ट करेगी। दैट इज वी आर कनेक्टिंग विद इनडायरेक्ट ऑडियंस, कि उनसे तो हमने बात भी नहीं करी लेकिन वो ऑडियंस भी उस पार्ट को अवेल कर रही है। तो दैट इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का फायदा ही यही होता है कि कस्टमर के साथ इजीली रिलेशन बिल्ड होता है। कस्टमर अगर कहता है कि नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे, तो आप उसको ऑफर दे दें, अभी अमाउंट नहीं है तो कुछ डिस्काउंट और दें, इसको ऑफर को थोड़ा सा और वैलिड करें और ड्यू डेट इसकी इंक्रीज करें, तो वो स्पेशल आपके पास ऑफर्स में आ जाता है। तो आप कस्टमर की रिलेशन बिल्ड करने के नियत करते हुए आप उनसे कहें कि ठीक है सर, वी आर गिविंग यू एक्स्ट्रा ऑफर्स, वी आर गिविंग यू एक्स्ट्रा टाइम, डेट, XYZ कुछ भी। तो वहां आप क्या कर रहे हो, उस कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। इसी तरह से कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करा जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग हमारे पास
3 चीज़ों पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होती है कि आपकी ईमेल के ज़रिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और ये कम पैसों में ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको दी जाती है। इसी तरह से आपके जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से कस्टमर का रिस्पॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव वे में आपको मिलता है। आपका और कस्टमर का एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। जब एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केटिंग करता है। वो 4 को बताएगा, फिर 10 को बताएगा, फिर 20 को बताएगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रमोशन इंक्रीज होती जाएगी कि ये लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्ट टू एंड डील करा। तो आप ये रिलेशन बिल्ड कर रहे हो कस्टमर्स के साथ। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से रिलेशन बिल्ड करते हो। तो ईमेल मार्केटिंग एक अच्छा तरीका है रिलेशन बिल्ड करने के लिए। एक ज़रा सा समरी हम स्टडी कर लेते हैं कि हमने डेफिनेशन अभी तक स्टडी करी है। डेफिनेशन में हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का एक कैटेगरी है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? ईमेल मार्केटिंग हम करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए और लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, कस्टमर के साथ इंगेजमेंट करने के लिए, कस्टमर के साथ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए। इसलिए हम ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। ईमेल मार्केटिंग हम किस पे करते हैं? ईमेल मार्केटिंग हम टारगेटेड लोगों पे करते हैं, जिसे हम सेगमेंटेशन वाइज डिवाइड करते हैं कि इनको इस तरह से टारगेट करें, इनको इस तरह से टारगेट करें, इनको इस तरह से टारगेट करें। तो हम लोगों को ईमेल के जरिए टारगेट करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें सक्सेस लाने में मदद देते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का, कि ईमेल के जरिए हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ। और सेकंड हमारे पास आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से कि हम कस्टमर के साथ सस्ते में कम प्राइस में या लो बजट में ज़्यादा कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट रेट हम अपना इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ईमेल मार्केटिंग का मेन पॉइंट जो आपके पास आता है रिलेशन बिल्ड। ईमेल मार्केटिंग हमारे पास रिलेशन बिल्डिंग में एक अच्छा इफेक्ट प्ले करती है कि ईमेल मार्केटिंग के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और अपनी कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग को वर्ल्ड की बुनियाद पे किस तरह से देखें, यानी जो डिजिटल दौर हमारा चल रहा है उस डिजिटल दौर में क्यों ज़रूरी है ईमेल मार्केटिंग, और ईमेल मार्केटिंग के उस दौर के अंदर हमें क्यों इंक्लूड होना चाहिए और किस तरह से लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं, इससे प्रमोशन कर रहे हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल इन 4 पॉइंट्स पे बेस करती है हमारी। कि सबसे पहली जो हमारा जो कंडीशन है वो होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल। कि जो ईमेल है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में स्टडी करा कि ईमेल मार्केटिंग एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन जरिया है कि हम कस्टमर से 1-on-1 डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द ईमेल मार्केटिंग। तो यही आपसे बात कह रहे हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है ईमेल मार्केटिंग का, जो कि विद ओवर 4 बिलियन ईमेल यूजर वर्ल्ड वाइड, ईमेल यूज करने वाले 4 बिलियन के करीब यूजर्स हैं जो कि ईमेल्स को डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस फॉर्म में, पर्सनल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ईमेल एक डिजिटल वे है कन्वर्सेशन का। तो उसमें हमें 4 बिलियन की क्वांटिटी मिलती है लोगों की जो कि काम कर रहे हैं, उसमें से राइट पीपल को चूज करके उनको कन्वर्ट करें सेल्स में। तो दुनिया भर में 4 बिलियन लोग अवेलेबल हैं जो कि ईमेल मार्केटिंग ईमेल कर रहे हैं, उनको ईमेल मार्केटिंग करी जा सकती है। ईमेल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट एंड इफेक्टिव वेज टू रीच योर ऑडियंस। यही आपसे बात करें, ईमेल सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन ज़रिया है और इफेक्टिव सबसे अच्छा ज़रिया है ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। आप फेसबुक के ज़रिए इतनी ज़्यादा ऑडियंस रीच नहीं कर सकते जितनी ज़्यादा आप ईमेल के ज़रिए रीच कर सकते हैं और 1-on-1 कन्वर्सेशन के साथ कर सकते हैं। फेसबुक पे 4 बिलियन से ज़्यादा भी आप ऑडियंस रीच कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टिल अलाइव होती है। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है कि कस्टमर से आप डायरेक्ट एंगेज होते हो। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करा, वही बात यहाँ सारी चीज़ें फॉलो होती हैं कि 4 बिलियन के करीब ईमेल यूज़र अवेलेबल हैं। 4 बिलियन में से अगर आप 4 लाख लोगों तक भी पहुँचते हो, 4 लाख लोगों में से 4000 लोग भी आपका प्रोडक्ट परचेज करके जाते हैं, तो उसके नतीजे में आपको हाई ROI मिलता है। ROI मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट।
R फॉर रिटर्न, O फॉर ऑफ, I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, यानी आपने 5,000 लगाए और आपको 25,000 का मुनाफा हुआ, तो डेट मीन्स के रिटर्न यानी जितने इन्वेस्ट करें उसके रिटर्न आपको कितने होते हैं, ये हाई रेशियो में आपको रिटर्न रेशियो मिलता है। ईमेल मार्केटिंग कंसिस्टेंटली डिलीवर्स वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ऑफ एनी मार्केटिंग चैनल। जैसे मैंने आपको कहा कि फेसबुक पे आप मार्केटिंग करते हैं, उसके रिस्पॉन्स आने में और ईमेल मार्केटिंग के रिस्पॉन्स आने में बहुत डिफरेंस है। लेट सपोज अगर मैंने फेसबुक पे 10,000 का एक ऐड रन करा है, तो उसके नतीजे में मुझे 40,000 की ऑडियंस मिल जाएगी। फिर कन्वर्जन रेट मेरा, फिर उसमें से क्लिक थ्रू रेट, फिर उसमें से डाइवर्जन, फिर सेल्स जनरेशन, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर यही 10,000 मैं ईमेल मार्केटिंग के लिए या ईमेल पर्पस के लिए इन्वेस्ट करूं, तो उसका जो रेशियो जाता है वो 10 टाइम, 100 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स भी डबल जाता है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन हुआ है हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। नीचे हम स्टेट्स भी स्टडी करेंगे लास्ट पॉइंट में कि कितना रिटर्न आता है। तो लास्ट की अगर लाइन स्टडी करें तो लिखा हुआ है डेटा फ्रॉम कंपेन मॉनिटर वॉज शोज फॉर एवरी वन स्पेंड ऑन ईमेल मार्केटिंग द एवरेज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट 42। यानी अगर आप $1 लगाते हैं तो $1 के नतीजे में आपको 42 रुपीज़, $42 रिटर्न में आएंगे। अगर मैंने $10 लगा दिए तो 42 मल्टीप्लाई आप कर लें 10 से, तो इतने डॉलर आपको रिटर्न में मिल रहे हैं। अगर मैंने $1 लगाया, $1 लगाया है और $42 मुझे मिल रहे हैं, और 42 में से 1 माइनस कर दें जो आपने इन्वेस्ट करी है, तो आपको 41% का रिटर्न मिल रहा है। यानी आपको जो 41x तक का ROI मिलता है। तो हम जो ऊपर बात कर रहे हैं हाई ROI, तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ईमेल मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपके पास रिटर्न ROI मिलता है। इतना रिटर्न ROI किसी भी चैनल में नहीं मिलता। किसी भी चैनल का मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें इतना हाई रेशियो नहीं मिलता है कि आप अगर फेसबुक मार्केटिंग कर लें, आप आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लें, आप गूगल PPC कर लें, गूगल PPC के साथ साथ आप XYZ दुनिया भर की कोई भी मार्केटिंग कर लें, लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल, डायरेक्ट पोटेंशियल और इफेक्टिव पोटेंशियल आपको यहीं से मिलता है, ईमेल मार्केटिंग से। नेक्स्ट आपके पास आता है पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट। ये आपसे क्या कहता है, अलाउ फॉर पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन टेलर्ड फॉर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन। अब ये पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि जब आपने कस्टमर को ईमेल रन करी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रन करी, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन रन करने के बाद कस्टमर ने आपको उसी ईमेल पे जवाब दिया, तो आपने उसको एंगेजमेंट रेडी करी, आपने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, आपने उसको डिस्काउंट्स बताए, इनबॉक्सिंग चैटिंग करने शुरू हुए, तो ये चीज़ आपकी पर्सनलाइज एंगेजमेंट में कहलाता है कि कस्टमर को कैसे आपने पर्सनलाइज करा है, कैसे उसके साथ एंगेज हुए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन टेलर्ड टू इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, कि आप एक एक को पर्सनली ईमेल जो आपने जवाब दिया है उस पर आंसर आउट करते हुए उसको वर्कआउट करें। इसमें हमारे पास जैसे आपको नॉर्मल चैटिंग होती है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, मैसेंजर की, हर जगह की, तो ईमेल पे भी नॉर्मली चैटिंग होती है, ईमेल एक्सचेंज होती है हमारे पास। तो वो इसीलिए होती है कि आप उससे इंडिविजुअली इंगेज हो, कस्टमर के साथ आप पर्सनली इंगेज हो। पर्सनली इंगेज होने के साथ साथ उसको कन्वर्जन की तरफ डाइवर्ट करें और अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। तो पर्सनलाइज एंगेजमेंट आपसे ये कहता है अलाउज द पर्सनलाइज कम्युनिकेशन टेलर्ड टू इंडिविजुअल सब्सक्राइबर इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन। कि हम क्यों करते हैं, अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और इंडिविजुअल सब्सक्राइबर से हम बात करते हैं एंगेजमेंट करने के लिए और कन्वर्जन करने के लिए, ये सारी चीज़ें। एंड देन फिर हम स्टेटिस्टिक्स की अगर बात करें, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट हमें ये कहता है अकॉर्डिंग टू द statistics, the number of global email user is expected to reach 4.6 billion by 2025. Data from campaign monitoring shows that for every $1 spent on email marketing, the average return on investment is $42। यहाँ पर आपसे ये बात इन्होंने शेयर करी है
कि एक सर्वे के मुताबिक, यानी जो आपने सारी इंडस्ट्री का सर्वे निकाला, सर्वे निकालने के बाद 2025 तक जो ईमेल यूज़ करने वाले लोग हैं, जितने नए जीमेल बन रहे हैं या डिफरेंट तरह की ईमेल्स बन रही हैं, 2025 तक ईमेल इस्तेमाल करने वालों की जो तादाद है वो 4 बिलियन के करीब, 4.6 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। और यही चीज़ हमने अभी टॉप पे स्टडी करी है कि ओवर 4 बिलियन ईमेल यूज़र वर्ल्ड वाइड, ये आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन के चैनल की हेडिंग में आपने पॉइंट स्टडी करा है अभी, कि 4 बिलियन के करीब जो लोग हैं दुनिया में वो ईमेल यूज़ कर रहे हैं। ये अभी करंट का स्टेट है, 2024 का स्टेट्स है, लेकिन 2025 के स्टेट्स आपसे ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ईमेल इस्तेमाल करने वाले लोगों की जो तादाद है 2025 के अंदर, वो कमोबेश आपकी 4.6 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। जिसका मतलब ये है कि आप ईमेल मार्केटिंग और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा अपनी ईमेल मार्केटिंग को स्प्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना हाई रिटेंशन रेट या हाई ROI जनरेट कर सकते हैं पर्सनलाइज एंगेजमेंट के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक, द नंबर ऑफ ग्लोबल ईमेल यूजर इज एक्सपेक्टेड टू रीच 4.6 बिलियन बाय 2025। नेक्स्ट आपसे ये कहना है, डेटा फ्रॉम कैंपेन मॉनिटरिंग शोज दैट फॉर एवरी $1 स्पेंड ऑन ईमेल मार्केटिंग, दैट एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 42। जैसे मैंने अभी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, वो यही आपसे ये कह रहा है कि अगर $1 आप ईमेल मार्केटिंग में लगाते हैं तो आपको रिटर्न में $42 मिलेंगे। और अगर इससे ज़्यादा आपने ईमेल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करा है तो पर $1 42% रेशो का आपको 42% टाइम्स डबल आपको रिटर्न मिलता है। और ये किसी चैनल के अंदर अवेलेबल नहीं होता। आप गूगल करके वेरीफाई इस चीज़ को कर सकते हैं कि फेसबुक पे अगर $1 हम लगा रहे हैं तो उसका ROI कितना होगा। तो आपको ये उसका स्टेट्स रेडी करके दे देगा। इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर, ये प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि फेसबुक पे ROI किस तरह से जनरेट करेंगे और ईमेल मार्केटिंग में किस तरह से करेंगे। लेकिन आपको गूगल भी यही रेशियो बताएगा कि फेसबुक से ज़्यादा आप ईमेल मार्केटिंग के अंदर ROI जनरेट कर सकते हैं विद द अदर बेनिफिट जस्ट लाइक पर्सनलाइज एंगेजमेंट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कॉस्ट, XYZ, इस तरह की चीज़ों के साथ साथ। तो ये हमारे पास इस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ईमेल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती तो यहाँ पर इसको हाई ROI के लिए नहीं देते। हर कोई अपना बिजनेस रन करता है, हर कोई अपनी कंपनी रन करता है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, एक अच्छे ROI के लिए। तो हमें फिर वही चैनल यूज़ करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम ROI के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। फेसबुक को ऑल दो यूज़ कर सकते हैं जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग एडवर्टाइजमेंट चलता है। PPC को हम यूज़ कर सकते हैं गूगल के थ्रू, लेकिन गूगल भी हमें यही कहता है कि आप PPC से ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग पे अगर तवज्जो देंगे, ईमेल मार्केटिंग को फॉलो करेंगे तो आपके पास ज़्यादा हाई पोटेंशियल में रिस्पॉन्स आएगा विद द पॉजिटिव इंगेजमेंट्स, विद द डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हो रही होंगी। मैं एक शॉर्ट सा सर्वे कर देता हूँ इस स्लाइड्स का कि हमने इसमें स्लाइड में स्टडी करा इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, के ईमेल मार्केटिंग की क्या अहमियत है आजकल की दौर के अंदर। सबसे पहली अहमियत ये है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जरिया है। और इसके अंदर हमारे पास 4 बिलियन के करीब लोग मौजूद हैं जो कि ईमेल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रिटर्न हाई ROI, कि हम यहाँ पे रहते हुए अपनी जो ROI है यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम यहाँ से रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर आपने $1 लगाया है तो आपको इजीली $42 रिटर्न में मिल जाएंगे। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म में इतना हाई रेशियो नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं हाई ROI। ईमेल मार्केटिंग कंसिस्टेंटली डिलीवर वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी ईमेल मार्केटिंग। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाला प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे तो कभी अच्छा प्रॉफिट हो गया, कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हो गया। इसी तरह PPC पे भी कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। लेकिन ईमेल मार्केटिंग वाहिद ऐसा मुसलसल चलते रहने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या हो रहा है कि आपको हाई रेशो मिल रहा है, इसमें रेशो कम नहीं होता। नेक्स्ट आपने पढ़ा पर्सनलाइज एंगेजमेंट। पर्सनलाइज एंगेजमेंट में जैसे एक कस्टमर को हम डायरेक्ट
अप्रोच करते हैं, वो डायरेक्ट अप्रोच करने के साथ साथ वो जो हमारे पास इनबॉक्सिंग में आता है, वो हमसे जो इनबॉक्स करके जाता है, हमसे बातचीत करके जाता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, सवाल जवाब क्या क्यूरी प्रेजेंट होती है, वो सारी आपकी पर्सनलाइज एंगेजमेंट में आ जाती है। स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास ग्लोबल हमने बताया कि 2025 तक ईमेल इस्तेमाल करने वालों की तादाद, अभी करंटली हमारे पास 4 बिलियन है, लेकिन 2025 तक हमारे पास दुनिया में ईमेल इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 4.6 बिलियन के करीब हो जाएगी, और एक्सपेक्टेड यही है कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आपको लास्ट में इन्होंने बताया कि एक सर्वे के मुताबिक या एक कंपेन के मुताबिक, कि किसी ने एक कंपेन चलाई है, वो हाई पोटेंशियल रेशो के साथ उसका रिजल्ट आए हैं, वो कंपेन ये शो करती है, वो स्टेट्स ये शो करते हैं कि हर $1 लगाने पर आपको $42 का ROI जनरेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है ईमेल मार्केटिंग की। इस वजह से हम ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं हाई रेशो, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए, स्टेट्स अच्छे हैं इसलिए, और पर्सनलाइज इंगेजमेंट है इसलिए हम ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट फंडामेंटल हमारे पास आता है स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोइंग योर ईमेल लिस्ट। इसमें हमारे पास इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं कि आपको किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए उन कंटेंट को जमा करा जाए जिन पर हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। यानी आपके पास आपके मोबाइल में इतने लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास लोगों के ईमेल एड्रेस होने चाहिए, और इसी स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि आपके पास वो सारे ईमेल एड्रेस किस तरह से आएंगे। आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो किन लोगों पे मार्केटिंग करेंगे, वो लोगों का ईमेल एड्रेस कहाँ से आप निकालेंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट पे बेस करते हुए ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ईमेल फाइंडिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास इससे ज़्यादा भी और तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास ये 6 पॉइंट्स ही हैं जिनको बेस करते हुए हम काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास और ज़्यादा स्किल्स हैं और ज़्यादा प्रोफिशेंसी है इसमें, और ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग के लिए हम कंटेंट लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। और इन 6 पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज वेबसाइट साइन अप फॉर्म। सेकंड पॉइंट हमारे पास है यूज़ पॉपअप फॉर्म्स। थर्ड, होस्ट वेबिनार्स और इवेंट्स। फोर्थ हमारे पास होता है रन कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। फिफ्थ हमारे पास होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिक्स हमारे पास होता है परमिशन बेस्ड मार्केटिंग। इन्हीं 6 पॉइंट्स को देखते हुए, इन्हीं 6 पॉइंट्स पे काम करते हुए हम ईमेल की जो लिस्ट है अपनी, जो ईमेल हम प्रॉपरली डेटा गैदर करते हैं, हम इसको डेटा गैदर करना भी कह सकते हैं कि ईमेल की जो लिस्ट होती है जिन पर हम मार्केटिंग करेंगे वो डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा, वो इन 6 पॉइंट्स की बेस पे ही हमारे पास वो डेटा आएगा। इसके साथ साथ इन 6 पॉइंट्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनकी मदद से हमारे पास डेटा कलेक्शन में एक अच्छा प्ले परफॉर्म हो सके। सबसे पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि ऑप्टिमाइज वेबसाइट साइन अप फॉर्म। प्लेस साइन अप फॉर्म्स prominently on your website, blog and social media channels. That means कि आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे एक सर्वे रन करें, एक आप जर्नल साइन अप फॉर्म रन करें कि आप यहाँ साइन अप करें। साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे एक नॉर्मल जर्नल वेबसाइट में होता है। अगर आप कोई बैकग्राउंड रिमूव करने वाले वेबसाइट पे जाते हैं तो वो बैकग्राउंड रिमूव कब करने के लिए देता है, जब आप उस पर साइन अप कर लेते हैं। अगर आप ये फीचर यूज़ करेंगे तो अब आपको साइन अप करना है, यानी आप कुछ भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर, तो आपने क्या करना होता है, उस वेबसाइट के ऊपर साइन अप फॉर्म फिल करना होता है। तो यही आपसे कह रहे हैं कि अपने डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे आप क्या करें, आप डिफरेंट साइन अप फॉर्म प्लेस करें और उन प्लेस ब्लॉग पे प्लेस करें, सोशल मीडिया पे प्लेस करें, यानी बहुत जगहों पे आप अपने ना वो लिंक्स फॉर्म के पेश करें। लोग आएंगे, इंगेज होंगे आपकी वेबसाइट के साथ, आपके सोशल मीडिया के साथ, आपके डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो वो आपको अपनी चीज़ें डेटा देंगे, अपना नाम देंगे, अपना कॉन्टैक्ट देंगे, अपना ईमेल देंगे, एंड देन फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें उस फॉर्म के अंदर वो दे देंगे। आप कंप्लीट डेटा गैदर करेंगे,
नंबर्स पे आप डिफरेंट वे से मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन पर्पस आपका क्या होगा, ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग की जो ईमेल आई आपके पास, जो उस बंदों ने ईमेल आपको मेंशन करी उस फॉर्म में, तो आप उसको सिंपली कॉपी करके एक एक्सेल की फाइल में, एक नोटपैड फाइल में, एक गूगल शीट में पेस्ट करते रहें, और वो डिफरेंट कॉलम्स में पेस्ट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, इस तरह से हज़ारों लाखों लोग आपकी वो फाइनल फॉर्म फिल करके डेटा गैदर करके आपको इतने लोगों का ईमेल मिल गया। लेट सपोज 1 लाख लोगों का आपको ईमेल एड्रेस मिल जाता है। अब आप ईमेल एड्रेस एक टूल की मदद से, आगे चल के हम टूल्स को भी स्टडी करेंगे फॉर ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स पे किस तरह काम होगा, पेड और अनपेड इन चीज़ों पे। तब वहाँ पे आप क्या करेंगे, उन ईमेल एड्रेस को पेस्ट करेंगे कि इन लोगों तक मेरी ईमेल पहुँच जानी चाहिए। तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं, और आपके पास एक पर्सनलाइज्ड डेटा भी अवेलेबल होगा कि कौन सी ईमेल किस बंदे की है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करने की। अब साइन अप फॉर्म आपने फिल कर लिया, 1,000 लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया। अब उन 1,000 लोगों में से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस फॉर्म की मदद से कि आपके पास 1,000 लोगों में से 100 लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री से रिलेट, 100 लोग हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेट, 100 लोग हैं आपके पास ई कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेट, फिर आपके पास 200 पीपल्स आपके पास हैं जो जनरल ऑफिस वर्किंग करते हैं, ऑफिस सपोर्ट का काम करते हैं, ऑपरेशन वर्क करते हैं। तो ये रेशो आपकी सेगमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी अगर आप इस तरह से काम करते हैं। किस तरह से, अगर आप साइन अप फॉर्म की मदद से काम करते हैं कि डिस्क्राइब योर इंडस्ट्री, या अपनी इंडस्ट्री चूज करें, इस तरह से वर्क करके भी आप अपनी सारी वर्किंग यूटिलाइज तो कर सकते हैं। और ये राइट वे है आपके पास डेटा गैदर करने का, विदाउट any difficulty, without any security problem, without any personal data gathering problem। तो इसकी मदद से हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। तो साइन अप फॉर्म एक अच्छा जरिया है अपने डिफरेंट चैनल्स पे प्लेस करने का, और लोगों से इंगेज करने का, लोगों की राय जानने का, लोगों के फीडबैक जानने का। अब आप लोगों को ये भी कह सकते हैं कि अपना फीडबैक दें, और जब फीडबैक देंगे, साइन अप की जगह आप यहाँ पे फीडबैक भी लिख लें। तो जब लोग आपको फीडबैक देंगे, तो जब फीडबैक देंगे तो उसके साथ साथ अपना ईमेल भी अटैच करेंगे कि काइंडली राइट योर ईमेल, काइंडली जो फीडबैक दे रहा है उसका नाम क्या है, जो फीडबैक दे रहा है उसका कॉन्टैक्ट क्या है, और जो फीडबैक दे रहा है उसका ईमेल क्या है। ये सारी चीज़ें डेटा तो आप जनरली फॉर्म में लेंगे। तो साइन अप फॉर्म के अलावा फीडबैक फॉर्म बनाकर भी आप उनकी सारी डिटेल, आप उनका सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूज पॉपअप फॉर्म्स के। लेट सपोज आपके पास एक वेबसाइट है, और वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाता है, यानी फ्रंट पे जो एक फॉर्म आपके पास आ जाता है डिस्प्ले फॉर्म में, उसे पॉपअप फॉर्म कहते हैं। तो वहां पर हमारे पास पॉपअप फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करें, लोगों से उनकी डिटेल्स ले लें, इंप्लीमेंट पॉपअप फॉर्म्स स्ट्रेटेजिकली टू कैप्चर विजिटर अटेंशन। अब ये लाजमी नहीं कि वेबसाइट विजिट करते वक्त ही आप पॉपअप फॉर्म प्लेस करें। आप किसी भी पेज पे जाते हुए कस्टमर जैसे ही क्लिक करेगा, उसके बाद पॉपअप फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही कस्टमर ऐड टू कार्ट करने लगेगा, उसके पास पॉपअप फॉर्म आ जाएगा। यानी स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या है, कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी कि आप किस तरह से टारगेट करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद लोगों का डेटा गैदर कर सकते हैं। जब लोगों का डेटा गैदर हो गया, तब आप उन पर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग डेटा पे तो करेंगे ना, जब तक डेटा नहीं होगा तो ईमेल मार्केटिंग हम प्रॉपरली कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ फॉलो होती है कि साइन अप फॉर्म या फीडबैक फॉर्म के साथ साथ हम एक पॉपअप फॉर्म को भी यूटिलाइज करते हैं। किस लिए, डेटा कलेक्शन के लिए। थर्ड में हमारे पास आता है होस्ट वेबिनार्स एंड इवेंट्स। लेट्स सपोज आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा। अब जब इवेंट ऑर्गेनाइज करा, तो सबकी टेबल पे आपने एक फॉर्म रख दिया कि काइंडली अपना फीडबैक दें। फीडबैक जब लोगों ने दिया, तो अपना नाम, कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, तो आपके पास ये चीज़ें मेंशन हो गई। इसी तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज करें, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं, उनसे एक फॉर्म फिलअप करवा लें फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा लें। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होगी, तो आपके पास डेटा आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें कंपैरिजन करा जाए कि इवेंट अगर हम विदाउट रजिस्ट्रेशन करते हैं और लोगों की टेबल पे फॉर्म रख देते हैं, और इसमें चांसेस होंगे कि आप हर कोई फॉर्म फिलअप ना करे, हर कोई अपना फेक डेटा मेंशन कर दे। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस ऐसा करते हैं कि जो लोग रजिस्टर्ड में पास हो रहे हैं वो काइंडली फॉर्म फिल करेंगे, तो जब आपके पास वो डेटा आ जाएगा, तो वहाँ उस चीज़ को वेरीफाई कर लें
कि आप जो जो एंट्री होता जाए अपना काइंडली नाम बताएं, आप डेटा से वेरीफाई करें, लोगों को इवेंट में एंट्री दे दें। लेकिन आपका मेन पर्पस क्या फुलफिल हुआ, आपको वो लोगों के ईमेल एड्रेस मिलना शुरू हो गए। या आप डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ जाके अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करें और लोगों के विजिटिंग कार्ड गैदर करें, नेटवर्किंग जनरेट करें। एक तो आपके आपकी प्रमोशन हो रही है, लोगों से बातचीत करें, लोगों से इंगेजमेंट करें, अच्छे बुरे ख्यालात का इजहार करें और उनके साथ अपने ईमेल एड्रेस, अपने फ़ोन नंबर और इन सारे ऑफिशियल चीज़ों की रद्दोबदल करें। जैसे ही आप एक्सचेंज करेंगे अपने विजिटिंग कार्ड, तो आपको उनका विजिटिंग कार्ड पे उनका ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो उसको एक जगह आप टाइप कर कर एक डेटा गैदर कर लें। डेट मीन्स कि आपके पास अगेन इस फॉर्म से भी डेटा कलेक्ट हो गया। अब मैं देखिए इन्हीं तीनों चारों पॉइंट से भी मजीद और पॉइंट्स निकाले जा रहा हूँ। इस तरह अगर मैं एक एक को लिखूंगा ना तो पूरी स्लाइड्स हमारी इसी पे चली जाएंगी। तो एक कैटेगरी चूज करने के बाद उसके अंदर डिफरेंट वेज आप फाइंड कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के। यहाँ पे आपसे वही बात कर रहे हैं कि आप होस्ट एंड इवेंट्स जो हैं उसको होस्ट कर कर, आप ऑर्गेनाइज कर कर, आप एग्जीबिशन कर कर, आप ऑपरेशन रोल प्ले कर कर, सपोर्ट रोल प्ले कर कर लोगों का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। पहले के ज़माने में होता था कि लोगों का डेटा इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों का डेटा इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल नहीं रहा। ईजीली आप किसी भी कंपनी के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस पर प्रॉपरली बिजनेस होता है, लोग डेटा खरीदते बेचते हैं, पूरी डेटा साइंस की फील्ड है। अब आपके मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल कंपनीज जो हैं, जो सिम कंपनीज हैं, उनके पास अवेलेबल होते हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो डेटा सेल करती हैं कि फॉर द योर मार्केटिंग। अब आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट एसएमएस आ रहे होते हैं, प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे होते हैं, कभी बैंक के आ रहे होते हैं, कभी किस क्लोथिंग ब्रांड के आ रहे होते हैं, कभी किसी की ब्रांड के आ रहे होते हैं। तो वो इसीलिए तो आ रहे होते हैं, उनके पास आपका नंबर कहाँ से आया? उनका नंबर या तो उन्होंने डेटा गैदर करा होगा, डेटा गैदर नहीं करा होगा तो या कहीं से उन्होंने परचेज करा होगा। तो एक कैटेगरी यहाँ पे डेटा परचेजिंग की भी आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है रन कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। आप एक अगर इंस्टीट्यूट है, एक कॉन्टेस्ट रन करें, लोगों को छोटे छोटे गिफ्ट असाइन करें कि जो जीतेगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा, जो जीतेगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा। इस तरह से लोगों का डेटा इकट्ठा करें, उनके रजिस्ट्रेशन करें कि ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं या ये कंपटीशन अनाउंस हो रहा है, जो विन करेगा उसको ये प्राइज मिलेंगे। अब उसके रिलेट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें ईमेल एड्रेस भी अपना मेंशन करेंगे, तो लोगों का डेटा वहां भी कलेक्ट हो गया। तो आपको इस तरह से भी साइन अप फॉर्म कॉन्टेस्ट रन करने की सूरत में या गिव अवेज देने की सूरत में आपको अगेन डेटा फिर मिल गया। तो ये अनदर तरीका वे हो गया आपके पास डेटा कलेक्ट करने का। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब जब आपके पास डेटा मिल रहा है तो लोगों से एंगेज डेटा किस तरह से लेना है। अब आपने क्वालिटी का ख्याल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी का डेटा लेते रहते, लेकिन अगर वो बंदा काम का नहीं है तो उस डेटा का फायदा क्या। इसी तरह से आपने लोगों से बातचीत करी, अब 20 लोगों से आपने बातचीत करी, अब आपको लगता है कि उनमें से 15 ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए फायदेमंद हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं 15 का डेटा लें, उन 20 का डेटा ना लें। तो फिर आपके पास जो कॉस्ट लगती है ईमेल मार्केटिंग की, तो उन 5 लोगों की भी तो कॉस्ट इंक्लूड होती है। जैसे हमने प्रीवियस स्टडी करा, $1 लगेगा एक बंदे को भेजने के लिए, तो आपके $5 ऐसे वेस्ट चले गए। और यही डेटा अगर बल्क में हुआ तो आपके इतने डॉलर वेस्ट चले गए, क्योंकि उनका रिटर्न ही नहीं आ रहा आपको, वो कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। तो बेहतर ये है कि आप फोकस किस पे करें, क्वालिटी पे करें, क्वांटिटी पे नहीं करिएगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा इकट्ठा करने में लगे, अपनी लिस्ट को बढ़ाने में लगे रहें। लेकिन आप वहाँ क्वालिटी पे फोकस करें कि जितने लोग हैं उन्हीं में से मेरे पास कन्वर्जन आ जाए और क्वालिटी के लोग ही इंक्रीज होते रहें। क्वांटिटी बढ़ाएं, लेकिन आपने क्वालिटी वाले लोगों की क्वांटिटी बढ़ानी है, ताकि जब आप उन पे ईमेल मार्केटिंग अप्लाई करें तो ईमेल मार्केटिंग का आपके पास प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले और रिस्पॉन्स से आपको कन्वर्जन मिले। कन्वर्जन जब मिलेगी तो आपके पास रिटर्न ऑफ आरओआई आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो आपने क्या करना है, फोकस ऑन अट्रैक्टिंग एंगेज सब्सक्राइबर हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट एंड ऑफरिंग। जो वाकई आपके प्रोडक्ट में या जो आपकी सर्विस में या आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हो, वाकई उन्हीं लोगों को आपने टारगेट करना है और उन्हीं को अपना मेन फोकस रखते हुए काम करना है और डेटा भी उन्हीं का कलेक्ट करना है। और एक्स्ट्रा डेटा जो लोगों का आ रहा है उनको सेपरेटली गैदर कर लें, लेकिन जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनके अंदर वो डेटा
मर्ज ना करें, ये एक बेहतर वे है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ईमेल मार्केटिंग चलाए जा रहे हैं या डिफरेंट तरीके की हम मार्केटिंग चलाए जा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तो उसका मेन रीज़न आपका बैक पे यही होता है कि उसमें प्रॉपर डेटा ही नहीं होता। जिन लोगों को आप बता रहे हो कि प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट का ये फ़ायदा है, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस ये है, नहीं लेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वहाँ आप क्वालिटी वाले लोगों को पहुंचा ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है आपके पैसे लॉस में चले जाएंगे। और उसके अपोजिट आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनसे रिस्पॉन्स आपको टारगेटेड वे में मिलेगा, अच्छे रिजल्ट में मिलेगा, तो आपको बिल्कुल वो रिटर्न देके जाएंगे। तो वहां आपके पास जो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का जो मैटर है, यहाँ पे वो चीज़ कवर होती है। एंड लास्ट में हमारा जो पॉइंट आता है वो परमिशन बेस्ड मार्केटिंग का आता है। परमिशन बेस्ड मार्केटिंग में हमारे पास पॉइंट इंक्लूडेड होता है, इंश्योर दैट द सब्सक्राइबर हैव एक्सप्लिसिटली ऑप्टेड इन टू रिसीव ईमेल फ्रॉम यू टू मेंटेन अ हेल्दी एंड इंगेज ईमेल लिस्ट। अब आपने जिन लोगों का डेटा इकट्ठा करा, जिन लोगों का आपने डेटा जमा करा, तो आप उनको ये बता सकते हैं, उनसे परमिशन लें कि इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे, आपको प्रमोशनल मैसेजेस मिलेंगे। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ डेटा के अंदर लिखा हुआ होता है, डेटा इनसाइट्स के अंदर, कि आपका डेटा कहीं डेटा सिक्योर है या डेटा सिक्योर नहीं है, कि आप वो आगे भी भेज सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म्स के अंदर ये भी मेंशन करें कि इस डेटा को हम मार्केटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ चेक टर्म्स एंड कंडीशन। आप जो टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करते हैं बगैर पढ़े, उसमें ये चीज़ लिखी हुई होती है परमिशन बेस्ड मार्केटिंग की, कि अगर हम ये डेटा किसी को मार्केटिंग पर्पस के लिए देते हैं या खुद मार्केटिंग पर्पस के लिए भी उस डेटा को यूज़ करते हैं, तो वी आर अलाउड टू यूज़ द डेटा। आप हमें परमिशन देते हैं तो लोग आपको साइन अप करके जाते हैं या चेक करके जाते हैं कि वी आर एग्री फॉर द टर्म्स एंड द कंडीशन। दैट मीन्स द यूज़र इज गिविंग यू द परमिशन फॉर marketing, the user giving permission for marketing, the user for promotion for xyz, कुछ भी आप उसके डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी परमिशन बेस्ड मार्केटिंग, जिसके अंदर यूजर की परमिशन लेते हुए आपने डेटा इकट्ठा करना है कि आप जिनका क्वालिटी वाला डेटा ले रहे हैं, तो उनसे ये चीज़ भी आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि इस डेटा को हम प्रमोशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें से आपके पास उनको अलाउ होगा देना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये पूछा नहीं और आपने ईमेल मार्केटिंग की कंपेन रन कर ली। अब जो आपका अच्छा कस्टमर भी होगा ना, वो उसको ये बात बुरी लग सकती है कि इसने बगैर परमिशन लिए मुझसे मेरा डेटा आगे किसी को दे दिया, या बगैर परमिशन मुझसे लिए मेरे डेटा को इसने मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। तो ये एक इथिकली भी पॉसिबल अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप परमिशन उससे लें, परमिशन लेने के बाद आप उन पर मार्केटिंग रन करें, जिसका आपको फ़ायदा क्वालिटी का होगा, क्वांटिटी का नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो कस्टमर का रुझान है ना आपकी तरफ, वो बढ़ता चला जाएगा, कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा, कस्टमर की प्राइवेसी इंक्रीज होगी। हर चीज़ की देखिए अपनी प्राइवेसी होती है हर कस्टमर की, तो वहाँ वो चीज़ उसको डायरेक्टली हिट नहीं करेगी। उसको बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे, यूज़र को इसका एतमाद दिला सकते हैं। तो उसकी परमिशन के साथ ही आप काम करना है। इस स्लाइड्स में मैं ओवरव्यू कर देता हूँ आपको। इस स्लाइड्स के अंदर हमने ये चीज़ स्टडी करी कि हमारे पास ईमेल का जो डेटा इकट्ठा करना है, डेटा को जमा करना है या डेटा कलेक्ट करना है, वो कितने तरीक़ों से डेटा कलेक्ट हो सकता है। ऑल्दो इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीके जो हैं वो आपके सामने मेंशन है। इसके अलावा भी हमने डिस्कस करें, जस्ट लाइक आप एक साइन अप फॉर्म की मदद से डिफरेंट सोशल मीडिया पे रन करने के बाद उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। साइन अप फॉर्म जब यूज़र फिल करेगा तो उनका डेटा हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। इसके साथ साथ हम पॉपअप फॉर्म अपनी वेबसाइट में डिफरेंट जगह स्ट्रैटेजी बनाते हुए अपनी मेंटेन करते हुए चीज़ें एक फॉर्म का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक वेबिनार या एक इवेंट या एक एग्जीबिशन या कोई भी ऐसा पार्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद उनसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन फिलअप करवा सकते हैं, उनसे फीडबैक फिलअप करवा सकते हैं, XYZ इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी करने के बाद हम उनका डेटा इवेंट्स की वजह से प्रमोट कर सकते हैं और उसको गैदर कर सकते हैं।
रन इफेक्ट कॉन्टेस्ट एंड गिवर्स, आप एक कंपटीशन रन कर सकते हैं कि इतने लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और जो विन करेगा उसको ये प्राइज़ मिलेगा। तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा लें। जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास ईमेल उनका गैदर हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रिकॉशंस आपके लिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल इकट्ठा करने के बजाय आप क्वालिटी को मेंटेन करने पे फोकस करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करने का फ़ायदा नहीं होगा। आप जितने भी जमा करें, आइदर 1 लाख कर लें, 2 लाख कर लें, आइदर आप 1000 कर लें, लेकिन वो लोग अच्छे लोग होने चाहिए, वो लोग क्वालिटी वाले होने चाहिए, आपके ब्रांड के साथ जेन्युइनली इंटरेस्ट होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए आपकी फील्ड के साथ, तभी उन कम का भी क्वालिटी वाइज फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपको लास्ट में एक एथिक्स समझाई गई है कि आप जिसका भी डेटा कलेक्ट करें काइंडली उससे परमिशन लेकर उसको ये बता दें या उससे परमिशन ले लें कि आपका डेटा प्रमोशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है, आपका डेटा मार्केटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। और बहुत सी जगह बहुत सी कंपनीज वो डेटा को सेल करती हैं, तो वहाँ आप ये परमिशन भी ले सकते हैं कि आपका डेटा मार्केटिंग पर्पस के लिए मज़ीद आगे सेल करा जा सकता है। तो ये डेटा पे पूरी एक बिजनेस चेन रन होती है जिसकी मदद से हम ये सारी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से हम अपने डेटा को अपनी ईमेल की लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। ईमेल की लिस्ट को इंक्रीज किस तरह करें, जैसे जैसे आपको डेटा मिलता रहे, चाहे वो फिजिकल कार्ड की फॉर्म में हो, विजिटिंग कार्ड की फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म की फॉर्म में हो, जिस तरह भी आपको डेटा मिल रहा है आप डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे एक्सेल की फाइल में, नोटपैड की फाइल में या फिर आप गूगल शीट की फाइल में या जैसे बेहतर समझें, आपका जो बेहतर तरीका है ईमेल कलेक्ट करने का, डेटाबेस बनाने का, आप वो डेटाबेस बनाते रहें ताकि आप जब ईमेल मार्केटिंग करेंगे उन ईमेल्स पे आप इजीली ईमेल मार्केटिंग कर सकें डिफरेंट टूल्स की मदद से और उसमें डेटा कलेक्ट कर सकें। यही एक बेहतर तरीका है और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ईमेल मार्केटिंग के लिए इन वेज को चूज करते हुए डेटा कलेक्ट करें। और याद रखिएगा सबसे मेन पॉइंट क्या है, एक तो परमिशन लेकर डेटा कलेक्ट करना है आपने, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपने उन्हीं लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, एक्स्ट्रा लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं करना जिनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब 20,000 लोगों का डेटा मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, उनमें से एक बंदा भी मुझसे प्रोडक्ट परचेज करके नहीं जा रहा, तो उस डेटा का मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है, उस डेटा से मेरे पास कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ईमेल मार्केटिंग फंडामेंटल्स में हमारे जो फोर्थ मेजर पॉइंट है वो इफ़ेक्टिव सब्जेक्ट लाइन का पार्ट आता है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट से ही अपना ईमेल स्टार्ट करना होता है कि सब्जेक्ट किस तरह से होना चाहिए, सब्जेक्ट किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहिए या कस्टमर को या ईमेल पढ़ने वाले को, और सब्जेक्ट लिखने का क्या तरीका है, उसके कुछ की पॉइंट्स हम इस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट लाइन। देखें, जब तक जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब है, यूट्यूब पे थंबनेल हम यूटिलाइज करते हैं, तो थंबनेल का मकसद क्या होता है? थंबनेल का जो मकसद होता है वो थंबनेल का मकसद ये होता है कि उस अट्रैक्टिव इमेज को देखते हुए, उस अट्रैक्टिव एक ग्राफिक्स को देखते हुए, उसके अंदर जो डिटेल दी हुई हैं या उसमें जो इमेज पे वर्क हुआ हुआ है उसको अट्रैक्ट करते हुए जो यूज़र है वो क्या करे, वो उस पर्टिकुलर वीडियो को देखे और वीडियो पे अर्निंग सिनेरियो इंक्रीज हो। ऐसा ही होता है एक मोटिव यूट्यूबर का। यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक ईमेल मार्केटर का स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो इस तरह के अट्रैक्टिव सब्जेक्ट दे। सब्जेक्ट इज इक्वल टू थंबनेल। जितना अट्रैक्टिव आपका सब्जेक्ट होगा, जितना इफेक्टिव आपका सब्जेक्ट होगा, और उस सब्जेक्ट को हम किस तरह से इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके इम्पोर्टेंस में आती है। और वो जो रोल प्ले करता है, अगर आपका ईमेल परफेक्शन के साथ लिखा हुआ है, उसमें सारे रूल्स फॉलो हैं, उसमें जो इंग्लिश आपने लिखी है वो इतनी अट्रैक्टिव है, सस्पेंस क्रिएट करा गया है, वॉन स्टॉप या ज़ायगंडिक इफेक्ट दिया गया है। वॉन स्टॉप इफेक्ट कहते हैं कुछ ना कुछ सस्पेंस देने को, और ज़ायगंडिक इफेक्ट कहते हैं कुछ ना कुछ फैंटेसी क्रिएट करने को। तो अगर ये दोनों इफेक्ट आपने दिए हुए हैं और उसके अंदर इंग्लिश को इस तरह से यूटिलाइज करा हुआ है कि देखने वाले में क्यूरियोसिटी आए कि इस ईमेल के अंदर क्या चीज़ होगी, इस ईमेल के अंदर क्या सर्विस दे रहे होंगे, इस ईमेल के अंदर क्या प्रोडक्ट वो बेच रहे होंगे, तो वो एक ख्वाहिश होती है, एक विश होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी कि इसको ओपन करके देखना है।
आपका टारगेट सिर्फ ये है। जैसे यूट्यूब पे आप थंबनेल कितने से कितना अट्रैक्टिव बना लें उस पर डिपेंड करता है। आप यूज़र के व्यूज़ आएंगे, यूज़र क्लिक करेगा, क्लिक फिर रेट बढ़ेगा, व्यू देखेगा तो व्यू इंक्रीज होगा। तो यही चीज़ें इसमें भी डिपेंड करती हैं कि आपका यहाँ थंबनेल बराबर होता है किसके, सब्जेक्ट के। जितना अच्छा और अट्रैक्टिव आपका सब्जेक्ट होगा उतनी ही सारी चीज़ें आपकी फर्दर मूव ऑन होंगी। यूज़र ईमेल ओपन करके देखेगा, आपकी सर्विस को अवेल करेगा। फर्दर प्रोसेस सब्जेक्ट को देखते हुए ही बिल्ड होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही अट्रैक्टिव नहीं है तो आपकी बाकी ईमेल भी पढ़ी नहीं जाएगी, बाकी ईमेल पे रिस्पॉन्स भी नहीं दिया जाएगा, और जो भी आप ऑफर कर रहे हो XYZ कुछ भी, उसका भी कोई भी वैल्यू नहीं है अगर आपकी सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है। इसीलिए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हमारी ईमेल मार्केटिंग के अंदर या ईमेल के टॉपिक के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी जो बिगिनिंग होती है वो सब्जेक्ट से ही होती है। आप अगर प्रोफेशनल लोगों की बात करें तो उनके पास दिन में हज़ारों की तादाद में ईमेल्स आ रही होती हैं। अगर ऑपरेशन का बंदा है तो ऑपरेशन के बंदे के पास दिन में ठीक ठाक ईमेल आ रही होती हैं, आउटसोर्स इन सोर्स हर जगह की ईमेल्स चल रही होती हैं। तो उसमें अगर आपकी एक ईमेल आती है प्रमोशन की या मार्केटिंग की, तो वो जाहिर सी बात है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी ईमेल्स पे वो अपना टाइम वेस्ट करे और उसका अपना ऑफिस वर्क रह जाए। क्योंकि जितने भी ऑफिस वर्किंग होता है उन पर प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाते। तो यही वजह है कि आपका अट्रैक्शन सब्जेक्ट के थ्रू होना चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर है वो सब्जेक्ट को देखे। अब वो जितना भी बिजी हो, उसमें आपको सब्जेक्ट बहुत टारगेटेड मिल गया, उसमें हर चीज़ मेंशन हो गई, उसमें उसको कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी डेवलप हुई कि इसको खोल के देखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, अगर मैं इसको ओपन नहीं करूँगा तो मैं कुछ ना कुछ मिस कर दूंगा। तो ये वाली बात उस सब्जेक्ट के अंदर उसको मिल गई। अब जैसे ही भले वो कितना भी मसरूफ हो, जैसे ही उसको वो ये चीज़ मिल गई तो वो उसको ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद उसको देखेगा और आपकी ऑफर्स को भी स्टडी करेगा, एंड देन पे फर्दर हमारा वर्किंग स्टार्ट होगी। वो इंगेज होगा तो फिर वो कन्वर्ट होगा ना, जब तक वो इंगेज नहीं होगा जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी सब्जेक्ट लाइंस की या सब्जेक्ट की हमारे ईमेल के अंदर। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट को बेहतर बनाने की क्या टिप्स होती हैं, या सब्जेक्ट लिखने की क्या टिप्स होती हैं, वो देखें मैंने नीचे मेंशन करा हुआ है एक एग्जाम्पल सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइट, डोंट मिस आउट। अब यहाँ पे एक सस्पेंस छोड़ दिया, यहाँ पे क्या छोड़ दिया, एक सस्पेंस हमने डेवलप कर दिया, वन स्टॉप इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करा है कि एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइट। अब एक बहुत अमेजिंग ऑफर है जो कि इस ईमेल के अंदर है। अच्छा, ये भी नहीं लिखा कि एक्सक्लूसिव ऑफर ईमेल इनसाइड दिस ईमेल, तो वो लेंदी हो जाता, क्योंकि ईमेल ही करी है तो ऑफर भी ईमेल के अंदर ही होगी, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने नहीं लिखे। तो जो अननेसेसरीज वर्ड हैं आपके पास, उसको आप रिड्यूस करेंगे, रिडेंडेंसीज को इंक्रीज नहीं करेंगे, वो रेशो आपका बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे मेंशन इसीलिए करा गया है एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइड, शॉर्ट में और डायरेक्ट आपने अटैक करना है कस्टमर की साइको को। जितना ज़्यादा आप अटैक करेंगे साइको को, उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कस्टमर की इंगेजमेंट इंक्रीज होने के। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली टारगेट कर लिया एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइट कि एक बहुत ही अच्छी ऑफर इसके अंदर है, डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करना। अब उसमें एक क्यूरोसिटी डेवलप हो जाएगी कि क्यों मिस नहीं करना भाई, इसमें ऐसा है क्या कि अगर मैं इसको अवेल नहीं करूँगा तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। तो लोगों को कुछ हासिल करने से ज़्यादा नुकसान की फिक्र होती है। तो यहाँ आपने वो चीज़ भी मेंशन कर दी कि एक अच्छी ऑफर अंदर मौजूद है। अब वो क्या ऑफर है तो फर्दर ओपन करेगा, यहाँ पे वन स्टॉप इफेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया किस चीज़ का, डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करना। उससे आपने क्यूरोसिटी डेवलप करी, जिससे कस्टमर के नेचर पे क्या बात आएगी कि भाई इसके अंदर क्या है, इसने ऐसा क्यों मुझे बोला है कि इसको मिस नहीं करना। अगर कोई ऐसी वाकई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं इसको देखूंगा तो मिस कर जाऊंगा, क्या इसमें ऐसे ही वाकई कुछ खास बात है, अगर मैं नहीं लूंगा या नहीं अवेल करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो एटलीस्ट वो इसको ओपन तो लाजमी करके देगा। तो आपका सब्जेक्ट ना ज़्यादा लेंदी होना चाहिए, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी चाहिए, ना ही आपने इतना शॉर्ट लिखना है कि यूज़र को पता ही ना चले। अब मैं सिर्फ ये लिख देता कि एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइट, या सिर्फ ये लिख देता डोंट मिस आउट, तो वहाँ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो जाती है, आपका सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता, सब्जेक्ट की लाइन भी आपकी प्रॉपरली ऑक्यूपाई नहीं होती।
तो आपने सब्जेक्ट को इतना यूटिलाइज करना है कि आपकी प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, ना ज़्यादा लेंदी हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो, बिल्कुल मीडियम पे रहते हुए आपने वर्क करना है। तो ये लाइन आपके ईमेल के अकॉर्डिंग परफेक्ट स्टैंड करती है। एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइट, डोंट मिस आउट, कि एक अच्छी ऑफर इसके अंदर है, इसको मिस नहीं करना। चाहे वो कितना भी मसरूफ हो, अगर वो उस वक्त ओपन नहीं करेगा तो एटलीस्ट उसके बाद में जाकर ओपन तो करेगा। उसके माइंड को अटैक कर जाएंगे आपके ये सब्जेक्ट, कि अगर वो जितना भी मसरूफ है, सही है, वो नहीं देख सकता आपकी ईमेल, ठीक है, लेकिन उसने अगर सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो उसके जहन में ये बात रह जाएगी, यार कोई एक ईमेल आई थी जिसमें लिखा हुआ था डोंट मिस आउट, एक अच्छी ऑफर मुझे मिल गई। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लाई करती है कि आपने इस तरह का सब्जेक्ट देना है कि अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं भी है तब भी उसके जहन में ये बात रह जाए कि इसको मिस नहीं करूँगा, ताकि वो बाद में आकर भी उसको अवेल कर ले। यानी आपके तो ऑफर मिस हुई नहीं, अब वो उसी वक्त देखे वो या थोड़ी देर बाद उसको देखे, तो एटलीस्ट आपके पास एंगेजमेंट मिल गई। अब आपकी फर्दर स्टेप्स फॉलो होंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि आप किस तरह से अंदर बॉडी में किस तरह से अट्रैक्शन कर सकते हैं, एंगेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, कस्टमर से बातचीत किस तरह से करेंगे। तो ये फर्दर के स्टेप्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास यही टिप्स हमें देखने के लिए मिलती है कि आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है टिप्स में, कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ना ज़्यादा लेंथी होना चाहिए और ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, एक मीडियम लेंथ का आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिला, सिंपल एंड ईजी इंग्लिश आपने लिखनी है, कोई हार्ड इंग्लिश नहीं लिखनी, जो कि मैं स्टार्ट से कहता हुआ आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक यूजर की थिंकिंग को देखते हुए वर्क करना है। और इतना नहीं कि बिल्कुल सिंपल आप लिख दें, बिल्कुल बेसिक करते हुए अट्रैक्शन डेवलप करनी है। अब एक्सक्लूसिव ऑफर इनसाइट बिल्कुल बेसिक है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि किसी नॉर्मल बंदे को भी जिसको इंग्लिश कम आती है उसको पढ़ने में भी मुश्किल हो। डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करना। ये आम इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल इजी इंग्लिश में लिखी हुई, लेकिन इसमें अट्रैक्शन किस तरह से डेवलप हुई है, वन स्टॉप इफेक्ट डेवलप करके। तो आपकी इंग्लिश भी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए कि आप कोई ना कोई उसमें क्यूरोसिटी सस्पेंस डेवलप करें ताकि यूजर उसको ओपन करके देखे। यही चीज आपने सब्जेक्ट में शो करनी है। इसके अलावा आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके अलावा भी यूज कर रहे हो ईमेल, इसके अलावा भी वर्ड्स लिख रहे हो, लेकिन आपकी कंपेन का वो टारगेट ही नहीं है तो फायदा नहीं। तो कोशिश ये करनी है कि अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट ही लिखिएगा, रेलिवेंट कंटेंट ही लिखिएगा। सब्जेक्ट लाइन भी एक कंटेंट में आती है, तो आपका कंटेंट बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलिवेंट आपका कंटेंट में कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं। इसमें एक और टिप्स आपको ये मिलती है कि आपके ईमेल के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए और रेलिवेंसी होनी चाहिए, जो कि अभी मैं बात कर रहा था। उस रेलिवेंट बात, जो भी आप बात कर रहे हो कस्टमर के साथ, वो क्लियर समझ में आए। अब यहाँ पे लिख दें ऑफर इनसाइड, बस कौन सी ऑफर, यहाँ पे आपने और एडिशनल के लिए क्या लगाया, एक्सक्लूसिव ऑफर, बहुत अच्छी ऑफर है अंदर, डोंट मिस आउट। इस तरह से आप क्लियरिटी डिफेंस करेंगे अपने ईमेल सब्जेक्ट के अंदर, कि यूज़र को इनकम्प्लीटनेस की कोई भी बात जहन में ना आए, बिल्कुल उसका माइंड क्लियर हो आपकी इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश में भी उसको क्लैरिटी नज़र आए, आपकी रेलेवेंसी में भी उसको क्लियरिटी नज़र आए, इवन कि आपके मैटर के अंदर भी उसको क्लियरिटी नज़र आए। ये मोटिव आपका होना चाहिए। तो इस स्लाइड्स के अंदर हमने तीन चीज़ें स्टडी करी। एक हमने स्टडी करा ईमेल का सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने ये चीज़ देखी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जस्ट लाइक थंबनेल होता है यूट्यूब का, वो देखकर ही यूज़र अट्रैक्ट होता है तो वीडियो ओपन करके देखेगा। तो इसी तरह से आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट अट्रैक्टिव है तो यूज़र ओपन करके देखेगा, अदरवाइज यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होता ऑफिस टाइमिंग में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कि वो उसका सब्जेक्ट को ओपन करके देखे। सेकंड पर हमने टिप्स को स्टडी करा कि कितनी तरह की टिप्स होती हैं, इंग्लिश किस तरह से लिख सकते हैं और कितना शॉर्ट लिखना चाहिए, कितना लॉन्ग लिखना चाहिए। हमने कुछ टिप्स डिस्कस करी थी। टिप्स ये थी कि आपका जो कीवर्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है वो इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ना इतना शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। सेकंड, आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें कोई ना कोई वन स्टॉप या ज़ायगर्निक इफेक्ट शो होना चाहिए, या क्यूरोसिटी डेवलप होनी चाहिए कस्टमर को, ताकि वो उसको ओपन करके देखे। उसमें कोई ना कोई ऐसी बेचैनी होनी चाहिए कि इसको ओपन नहीं करेंगे तो शायद उसका नुकसान हो जाएगा। उसको सब्जेक्ट से ये चीज़ मिल जाए कि अगर इस ऑफर को नहीं लूँगा या इसको ओपन करके नहीं देखूंगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो आपके सब्जेक्ट में यही चीज़ होनी चाहिए। और लास्ट में हमने देखा था क्लैरिटी और रेलिवेंसी, कि आपका जो सब्जेक्ट है वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो ऑफर कुछ और दे रहे हैं और आपने बात कुछ और कर दी। तो आपकी चीज़ रेलिवेंट होनी चाहिए और क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए, चाहे सब्जेक्ट लिखें, चाहे बॉडी लिखें, या चाहे कुछ भी आप ऑफर करें, आपकी सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, क्लैरिटी में होना चाहिए, कोई भी मिस क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइंस का टॉपिक था। नाउ फंडामेंटल्स में हमारे पास क्रिएटिंग इंगेजिंग कंटेंट का टॉपिक आता है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूरत है। जिसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कंटेंट क्यों ज़रूरी है, हमारे कंटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा कंटेंट क्या रोल प्ले कर सकता है कस्टमर के लिए या हमारे ब्रांड के लिए या हमारी वर्किंग के लिए। तो सो यू हैव टू नो द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर कंटेंट, कि किस तरह से आप कंटेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपने कंटेंट को वैल्यूएबल कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने 4 से 5 पॉइंट्स में इस कंटेंट के टॉपिक को डिवाइड करा है। कि सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कंटेंट इज किंग, कि आपका जो कंटेंट है वो किंग है, वो उससे बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ इंगेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेंशन करा गया है, डिलीवरिंग वैल्यूएबल कंटेंट इज एसेंशियल फॉर इंगेजिंग योर ऑडियंस, कि आपका जो वैल्यूएबल कंटेंट है उसकी डिलीवरी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जो आपके कंटेंट को क्या बना दे, आपके कंटेंट को किंग बना दे, आपके कस्टमर को आपके ब्रांड के लिए इंगेज कर दे, इंटरेस्ट डेवलप कर दे और उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दे। कंटेंट हम क्या करके बेहतर बना सकते हैं। लेट्स सपोज, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर स्टडी करा, हमने क्या स्टडी करा कि हमने ये देखा कि आपके कंटेंट के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर रेलिवेंसी होनी चाहिए। इररेलेवेंसी, कुछ इररेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि आपका ब्रांड ये चीज़ ऑफर ही नहीं करता और आपने वो चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ मेंशन करी हुई है। तो इस तरह का आपने कोई भी सिनेरियो उसमें डेवलप नहीं करना। इसी तरह से आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए आपकी बातों से, आपकी चीज़ों से। जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हो आप सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करोगे, इसके अलावा एडिशनल कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करोगे, तो वो रेलिवेंसी में आ जाता है। सेकंड आपके पास होता है आपका जो कंटेंट है वो क्लियर कितना है, कि आप जो अपनी बात कर रहे हो कस्टमर को इजीली समझ में आ भी रही है नहीं आ रही। आप 10-5 लाइनों में इतनी सारी बातें कर जाओ और कस्टमर को आइडिया ही ना हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कस्टमर को समझ ही ना आए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए ताकि कस्टमर को क्लैरिटी ना मिले। कस्टमर को आपकी ईमेल के अंदर फुल क्लैरिटी रिसीव हो जानी चाहिए, तभी आपका कंटेंट वैल्यूबल दिखेगा। अगर आपका कंटेंट वैल्यूबल नहीं दिखा, दैट मीन्स कि आपके कंटेंट के अंदर सबसे पहले रेलिवेंसी नहीं है, सेकेंडली आपके कंटेंट में क्लैरिटी नहीं है। इसी दो की बेस पर ही आपका जो कंटेंट है वो फ्लॉप रहता है। अब आपने इसमें रेलिवेंसी भी क्रिएट कर ली, आपने इसमें क्लियरिटी भी डिफाइन कर दी, तो इन दोनों के रिजल्ट में आपका कंटेंट क्या आउटपुट आपको देगा कि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करेगा, कस्टमर की इंगेजमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा, कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर डेवलप करेगा, कस्टमर के साथ आपकी वैल्यू डेवलप होगी, कि कस्टमर की थिंकिंग में यही आएगा कि कुछ तो बात है इस ब्रांड के अंदर, इन्होंने इतने अच्छे से अपने ब्रांड को डिस्क्राइब करा हुआ है, इन्होंने इतने अच्छे से अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करा हुआ है, इन्होंने इतने अच्छे से अपनी सारी चीज़ें रेलिवेंट करके बताई हुई हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर अगर ये चीज़ आपके कंटेंट के अंदर नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर का इंटरेस्ट आपके ब्रांड के साथ, आपके ईमेल के साथ लूज होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इस सारे सिनेरियो को कंटेंट इज किंग का नाम दिया गया है, कि अगर आप अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं देन यू आर द किंग, कि फिर आपकी कन्वर्जन होना पॉसिबल ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्पॉसिबल की तरफ जाएं। तो यही चीज़ें आपके कंटेंट में होनी चाहिए। आपके कंटेंट में इस चीज़
का जिक्र होना चाहिए ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि कस्टमर की इंगेजमेंट आपके साथ इंक्रीज होती चली जाए। सेकंड आपके पास आता है एजुकेशनल कंटेंट। लेट्स सपोज अगर आप एजुकेशन से रिलेट कोई ना कोई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, या आपका कोई ना कोई ऑफर एजुकेशन से रिलेट है, जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप इसमें एनरोल्ड हो जाएं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड सीट्स होने के साथ साथ हम स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स में हमारे पास लिमिटेड डिस्काउंट्स हैं, इतने % डिस्काउंट है, इसमें ये ऑफर है, इसमें वो ऑफर है। तो ये सारा काम आपका एजुकेशनल कंटेंट के हवाले से होता है। या आपका यूट्यूब पे चैनल है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं। यूट्यूब पे 2 तरह के ही चैनल्स आपके पास होते हैं, या तो ट्यूटोरियल बेस्ड चैनल्स होते हैं, या फिर आपके पास इंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल होते हैं। तो वहाँ पे आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आपका एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक है, तो वहाँ आप उसमें ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस वजह से करें कि हम प्रॉपरली एजुकेट करते हैं लोगों को, एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज मीन्स कि लेट्स सपोज अभी एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोच करना चाहिए, बाहर अब्रॉड में अप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं, किन किन वेबसाइट से वर्कआउट करा जा सकता है। तो वो कैटेगरी एजुकेशन की कैटेगरी ही निकलती है, और एजुकेशन की कैटेगरी में आप कस्टमर को एजुकेशन से रिलेट डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। दिस ऑल कंटेंट आर अबाउट एजुकेशन कंटेंट। सो आपके कंटेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें आपने एजुकेशन का टॉपिक अगर आपका आ जाता है तो उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि कस्टमर को किस तरह से गाइड करना है। आप बताओ प्रॉपरली कि आप इस तरह से आप ये चीज़ ऑफर कर रहे हो, इसमें ये बेनिफिट होगा, इसमें इसका एडवांटेज ये है, फ्यूचर में आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ सकती हैं, फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा। आपने उसके फ़ायदे कुछ बताए, आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई और प्रॉपरली उसको गाइड करा, शेयर हाउ टू गाइड। आप प्रॉपरली उसके साथ अपनी इंगेजमेंट रेडी करेंगे जिसमें उसको पता चलेगा कि इसने प्रॉपरली मुझे गाइड करा है। अगर ये ट्यूटोरियल की फॉर्म में है तो आप एक प्रॉपर वीडियो, अगर आपने लिंक दिया है कि यूट्यूब पे जाके देखें, या आपने एक मार्केटिंग करी है एक टॉपिक की, तो वहाँ, या आपने एक मार्केटिंग करी एक टॉपिक की, तो वहाँ ये चीज़ें आप बताएंगे कि इस ट्यूटोरियल के अंदर प्रॉपरली हर चीज़ मिलेगी आपको, और इस ट्यूटोरियल के अंदर सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कंटेंट बना के दे दिया कि इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और जब वो कस्टमर या उसको अवेल करता है उस ऑफर को, वीडियो लेक्चर्स को सीरीज़ अगर वो परचेज करता है, अवेल करता है, ज्वाइन करता है, तो उसको अगर रेलेवेंसी नहीं मिली, उसको ट्यूटोरियल में गाइडेंस नहीं मिली, उसको सीखने के लिए नहीं मिला, तो फ़ायदा नहीं है आपके एजुकेशनल कंटेंट बनाने का। तो आपके एजुकेशनल कंटेंट का मोटिव यही होना चाहिए कि कस्टमर को प्रॉपरली गाइडेंस मिले। और एजुकेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड बनाते हो तो प्रॉपरली चैनल आप फॉलो करेंगे कि जो आपने उसको गाइडेंस दी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, कि ये स्टेप अगर वो फॉलो करेगा सेम एज इट इज़ जैसे आपने बताए हैं कि यहाँ अप्लाई करें, फिर वेट करें, इस जगह से यहाँ स्टैम्प लगवा लें, यहाँ से सिग्नेचर होंगे, यहाँ से अटैच्ड होगा, वहाँ से अटैच्ड होगा, जो भी एक्स वाई जेड आप उसको स्टेप्स बताओगे और वो अपने स्टेप्स वही फॉलो करेगा जो आप बताते हैं, देन अगर उसका फिर कोई लॉस नहीं होगा, उसको फिर फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसका टाइम वेस्ट करा, आपने जब उसने सारी चीज़ें आपकी फॉलो कर ली तब भी उसको कोई ना कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आपके एजुकेशन रिसोर्सेज में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसमें भी वैल्यू नज़र आनी चाहिए कस्टमर को। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रमोशन एंड ऑफर। अगर आपका कंटेंट प्रमोशन एंड ऑफर से रिलेटेड है कि आप कोई ना कोई किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, किसी इवेंट की प्रमोशन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रमोशन की बाउंड्री में आती है या ऑफर की बाउंड्री में आती है, कोई ना कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, तो वो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। आप प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे प्रोवाइड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, यानी आप मेंशन करेंगे कि इतने % डिस्काउंट हो रहा है। अगर आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो इसको मेंशन करना लाजमी होता है। तो कस्टमर के नेचर में होता है कि आप डायरेक्टली ये चीज़ परचेज कर रहे हो और डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर रहे हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस शो होती है। तो वहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप वहाँ मेंशन करते हो डिस्काउंटेड डिस्काउंट्स ऑफर इंट्रोड्यूस करवाते हो, वी आर गिविंग 50% डिस्काउंट, वी आर गिविंग 70% डिस्काउंट, वी आर गिविंग अप टू 60% डिस्काउंट। यहाँ ये चीज़ मेंशन करना लाजमी है अगर आपकी प्रमोशन एंड ऑफर्स वाली ईमेल है।
उसके बाद प्रमोशन के लिए भी यही होगा, आप इतने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, इसकी प्रमोशन रन कर रहे हैं, ब्रांड की अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में कोई ना कोई आपने ऑफर, डिस्काउंट, इस तरह की चीज़ें मेंशन करनी है। एंड स्पेशल ऑफर फॉर एंगेज योर ऑडियंस, कोई भी स्पेशल ऑफर हो सकती है XYZ, चाहे वो प्रमोशन की स्पेशल ऑफर हो सकती है या डिस्काउंट की स्पेशल ऑफर हो सकती है या बंडल्स की, यानी एक के साथ एक फ्री, जो भी आप ऑफर देना चाहें कस्टमर को XYZ, जैसा आपको मुनासिब लगता है, जैसा आपकी कॉस्टिंग और प्राइसिंग में ये चीज़ रिलाई करती है कि आपको नुकसान ना हो, जितना से ज़्यादा जितना भी आप डिस्काउंट देते हैं, आपने ये चीज़ फोकस करनी है कि हम कहाँ कस्टमर को रिलीफ दे सकते हैं, और जितना आप कस्टमर को रिलीफ दे रहे हैं उसको प्रॉपरली मेंशन करते हुए बात करेंगे कि हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, उससे कस्टमर को ये फ़ायदा होगा, उससे कस्टमर को वो फ़ायदा होगा, फ्यूचर में आप अभी हमारे से ये परचेज करें, हम इसको पास देते हैं आपको, नेक्स्ट टाइम आपको वो चीज़ सेपरेट डिस्काउंट्स में, सेपरेट रेट्स में आपको मिलेगी। ऑफर्स, वाउचर, डिस्काउंटेड वाउचर्स आप डेवलप करते हो, इस तरह की चीज़ है। जैसे 5000 की शॉपिंग करेंगे तो 1000 की शॉपिंग आपके लिए फ्री है, तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कस्टमर को, ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि कस्टमर आपके ब्रांड के साथ, आपकी सारी चीज़ों के साथ इंगेज हो। अगर कस्टमर के साथ आप इंगेजमेंट डेवलप नहीं करते तो कस्टमर आपके ब्रांड के साथ इंटरेस्ट लूज करता चला जाएगा, और इतना टाइम नहीं होता किसी भी ईमेल पढ़ने वाले के पास कि वो आपकी इतनी डिटेलिंग में चीज़ें देखें। तो आपके कंटेंट के अंदर डायरेक्ट आपकी चीज़ें हिट होनी चाहिए कस्टमर को, इतनी ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए। प्रॉपरली जो आप ऑफर कर रहे हो, जो डिस्काउंट दे रहे हो, उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि कस्टमर की इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। देन फिर आता है बिल्ड ट्रस्ट, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल कंटेंट, पोजीशन योर ब्रांड एज अ ट्रस्टेड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री अथॉरिटी। लेट्स सपोज आप हम एजुकेशनल कंटेंट की भी बात करते हुए हैं, उसको लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ये कोर्स करवा रहे हैं, आपने सारी ऑफर दे दी, कंटेंट बना लिया अच्छा सा किंग वाला, एजुकेशनल कंटेंट में आपने सब चीज़ें गाइड कर दी। अब कस्टमर के साथ ट्रस्ट कैसे डेवलप कर रहे हैं? आपने ट्रस्ट डेवलप करना है कि वी आर एफिलेटेड विद दिस, वी आर एफिलेटेड विद द गवर्नमेंट, वी आर एफिलेटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एफिलेटेड विद दिस कंपनी, वी आर एफिलेटेड विद इंडस्ट्रीज। इस तरह से आप कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। आप ये इस तरह भी ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं कि हमारे सीखे हुए स्टूडेंट यहाँ पर करंटली जॉब कर रहे हैं, आप हमारा पोर्टफोलियो देखना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट वो प्रोजेक्ट्स देखना चाह रहे हैं, वर्किंग देखना चाह रहे हैं, तो आप गिवन लिंक पे भी क्लिक करके फर्दर डिटेल्स को देख सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं आपके ब्रांड के साथ। कस्टमर को ये रियलाइज होगा कि हाँ वाकई इनका पास एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इन्होंने वाकई अच्छा काम करा है, इन्होंने वाकई कुछ ना कुछ डिलीवर करा है कंटेंट की फॉर्म में, तो ये मेरे साथ भी यही करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं अपने ब्रांड के साथ, अपने कंपनी के साथ, अपने आप के साथ। सो ये चीज़ आपकी कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि कस्टमर क्यों आपके साथ रिलेशन बिल्ड करेगा, क्यों आपसे ही परचेस करेगा। मार्केट में और भी तो लोग हैं, आपके ब्रांड के अंदर क्या खासियत है, आपकी ऑफर में क्या इम्पोर्टेंस उसको नज़र आती है, तो आपके ऑफर के अंदर, आपकी गाइडेंस के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर उसको अपनी वैल्यू के साथ साथ ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए कि सर इसकी 1 साल की वारंटी है। अगर कोई प्रोडक्ट है, सर इसकी 1 साल की वारंटी है, आप ये मेंशन करेंगे 1 ईयर वारंटी विद रिप्लेसमेंट वारंटी, रिपेयरेबल वारंटी, XYZ कुछ भी हो, आप फील होकर लेकर आए, हम इसको एक्सचेंज करके देंगे, हम इसको रिटर्न करके देंगे, अगर इसमें कोई भी खराबी आती है तो हम आपके पैसे रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से आप करके क्या बात कर रहे हैं, कस्टमर को आप बिल्ड ट्रस्ट कर रहे हैं कस्टमर का कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी नुकसान के चांसेस नहीं है, इसमें कोई भी डैमेज के चांसेस नहीं है, इसमें आप कोई सी भी श्योरिटी कस्टमर को दिलाकर ट्रस्ट डेवलप करवा सकते हैं। और जितना अच्छा कस्टमर के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करके रिलेशन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लॉयल्टी रेट इंक्रीज होगा। लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि कस्टमर आपके ब्रांड के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ कितना लॉयल है, यानी अगर उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है तब भी आपके प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट स्विच नहीं करता। जैसे आईफोन है, जो आईफोन यूज़र है, बहुत अच्छे अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर,
आईफोन से ज़्यादा बैटरी बैकअप देने वाले, आईफोन से ज़्यादा एफिशिएंट चलने वाले। लेकिन जो आईफोन यूज़र्स हैं वो आईफोन से लॉयल हैं, वो उस ब्रांड को नहीं छोड़ते, चाहे उसकी बैटरी डाउन हो, उसमें पीडीए का बहुत महंगा है, कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है, ये मसले आईफोन के हैं, लेकिन फिर भी आईफोन इस्तेमाल करना है। कुछ भी करना है, अमाउंट जमा करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, होल्ड करना है, लेकिन लेना आईफोन ही है। बैटरी बैकअप नहीं है तो पावर बैंक साथ रखना है, लेकिन चलाना आईफोन ही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आईफोन ब्रांड के साथ लॉयल हैं, उनकी लॉयल्टी डेवलप हो चुकी है। तो इसी तरह से आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल होना चाहिए, कि आपके कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो आपने इंक्रीज करनी है। आपका फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कस्टमर को डेवलप दे रहे हो बनाकर, या उसको जो भी चीज़ ऑफर कर रहे हो, उससे बिल्ड ट्रस्ट होगा, उससे ट्रस्ट डेवलप होगा, उससे लॉयल्टी डेवलप होगी। तभी आपके ब्रांड को, आपकी इंडस्ट्री को, आपके कंपनी को फ़ायदा होगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड लास्ट में आपका आता है इंक्रीजेस एंगेजमेंट, कि आप किस तरह से कस्टमर के साथ इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। कस्टमर के साथ इंगेजमेंट किस तरह से बढ़ा सकते हैं? एंगेजिंग कंटेंट encourages subscribers to open, read and interact with your emails, leading to higher conversion and rates and customer retention। अब इसमें बात करते हैं कि कस्टमर के एंगेजमेंट को किस तरह से बढ़ाया जा सके। लास्ट में आप ये ईमेल के अंदर ये भी मेंशन करते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इफ एनी क्यूरी, वी आर अवेलेबल 24 आवर्स विद 7 डेज। हम हमेशा अवेलेबल हैं, हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे, जब आपका दिल करे आप कॉल करें, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है हमसे दूर करें, हम उससे दूर करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम एनी टाइम उसको रिजॉल्व करके देंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर के साथ इंगेजमेंट बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। आपका कंटेंट के अंदर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, या आपके जो ईमेल पढ़ने वाले लोग हैं, वो इंगेज किस तरह से होंगे, वो ओपन किस तरह से करेंगे आपकी ईमेल, फिर वो आपकी ईमेल को पढ़ना कैसे शुरू करेंगे, और फिर आपकी ईमेल के साथ इंटरेक्शन डेवलप करेंगे। यही आपका कंटेंट डिस्क्राइब करता है कि अट्रैक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव आपकी बॉडी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, जो टिप्स एंड सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसी को बेस करते हुए आपका क्या डेवलप होगा, आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट डेवलप होगा, जो कि इसको लीड करेगा कस्टमर के साथ इंगेज, जो कि लीड करेगा कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बिल्ड करने में और आपकी एंगेजमेंट को इंक्रीज करने में। अब बात करते हैं, लास्ट में एक वर्ड आ रहा है कस्टमर रिटेंशन का। व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन? कस्टमर रिटेंशन दो चीज़ों को कहते हैं, रिस्क ऑफ कैंसिलेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर सर्विस। पहला पॉइंट आपका ये आता है रिटेंशन में। सेकंड पॉइंट ये आपका आता है स्विच ऑफ योर कस्टमर इनटू अनदर ब्रांड। सो ये दो पॉइंट आपके बेस करते हैं कस्टमर की एंगेजमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि रिटेंशन कहलाता है। कि एक तो वो कि कस्टमर का आप पे एतमाद ख़त्म हो जाए और वो आपके प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद, या बिटवीन योर प्रमोशन, बिटवीन योर प्रोडक्ट सर्वे, वो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दे, कैंसिल कर दे, या उसको अवेल करने से मना कर दे, तो आपका कस्टमर रिटेंशन रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आपने ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी कि जिससे कस्टमर का जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज हो, वो कस्टमर आपके साथ इंगेजमेंट डेवलप करने से मना कर दे, आपके ब्रांड के साथ ट्रस्ट डेवलपमेंट में इशू क्रिएट करे। तो ये चीज़ें आपने मेंटेन रखते हुए काम करना है कि कस्टमर की रिटेंशन रेट इंक्रीज ना हो। सेकंड आपके पास आता है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कस्टमर आपका ब्रांड छोड़कर दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाए, कि इस ब्रांड की मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये एलसीडी मुझे सैमसंग की पसंद नहीं आई, इसमें ये फॉल्ट आता है, इसमें ये मसला आ जाते हैं, अब मैं हायर की एलईडी लेने जा रहा हूँ, हायर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेट मीन्स कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर स्विच हो रहा है आपका ब्रांड छोड़कर दूसरे ब्रांड में। तो रिटेंशन इसी चीज को कहते हैं, या तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट कैंसिल कर दे, या आपकी सर्विस कैंसिल कर दे, या तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के किसी दूसरे बंदे से या दूसरी कंपनी से, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दे। दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन। तो इस स्लाइड्स के अंदर हमने ये चीज स्टडी करी है
कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से वैल्यूएबल बने, आपने कस्टमर के साथ किस तरह से एंगेज करना है, और आपने एजुकेशन कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है, प्रमोशन कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है, और कस्टमर का ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है। द मेन फैक्ट इज दिस कि आपका कंटेंट में अगर ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, तो कंटेंट आपका किंग नहीं है। तो सारी बातें आपकी बिलो द कंटेंट इज किंग से शुरू होती हैं कि हर चीज आपकी कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड को इंक्रीज करती है।